सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट किंग बाय विवेक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का हिस्ट्री का क्लास 10th का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस चैप्टर का मैं एक एक जो इसमें पढ़ना है कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, मैं उसका पूरा नोट्स लाया हूँ। तो आप लोग ध्यान से पढ़ना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कलर ले लेता हूँ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, तो ये हम लोग जानेंगे। यूरोप में यहाँ पे देखिए ये थी यूरोप में एक सेकंड यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एक सेकंड रुकिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय सांस्कृतिक, जातीय और साथ ही राजनीतिक नीतियों के कारण हुआ था। मैंने जो उसका मुख्य कारण था वो है सांस्कृतिक, जातीय और राजनीतिक में भी कुछ क्षति हुआ, जाति के कारण भी इसका कारण था मुख्य कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का, जिसके कारण पूर्व बहुजातीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र, राज्यों और नई राष्ट्रीय पहचानों का निर्माण हुआ। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में ज्ञानोदय के युग के साथ हुई। जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वो 18वीं शताब्दी के मध्य में ज्ञानोदय के युग के साथ हुई। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग का उदय के कारण इसमें गति पकड़ी। जो 19वीं शताब्दी जब आया तो इसमें औद्योगिक क्रांति मैंने उद्योग और उसके परिणाम से मध्यम वर्ग मिडिल क्लास हम लोग कहते हैं, उसके कारण इसमें और चिंगारी उत्पन्न हुई यूरोप में राष्ट्रवाद में। इन विकासों के परिणाम स्वरूप राष्ट्र राज्य ने यूरोप के बहुराष्ट्रीय राजवंशियों साम्राज्य की जगह ले ली। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभाव आइए हम लोग जानेंगे। इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभाव, यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए जिम्मेदार कारकों, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के अंतर्संबंध और अंसस्ट रेनन और फ्रेडरिक सेरियू द्वारा राष्ट्रवाद का परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगला हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो हम लोग का हुआ था। तो चलिए वाला पढ़ पाते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण और उसके बाद के उदय को फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युद्ध द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था उसको नेपोलियन और फ्रांसीसी क्रांतियों के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम लोग आज यूएसए बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर लियोन ब्रादत कहते हैं, राष्ट्रवाद के लिए व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय समूह के हितों के साथ पहचान बनाने और उन्हीं हितों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्र के गठन का समर्थन करने की आवश्यकता होती है। आगे चलते हम लोग। आत्मनिर्भर और नवगठित राष्ट्रीय सरकारों ने राजशाही शक्ति और भूमि पर विदेशी नियंत्रण को पीछे छोड़ दिया। जर्मनी और इटली जैसे कुछ राष्ट्रों की स्थापना कई क्षेत्रीय गणराज्य के संघ माध्यम से हुई थी। यानी जो जर्मनी है और इटली है उसकी स्थापना कुछ राष्ट्रों यानी कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों और गणराज्यों के संघ के माध्यम से हुई थी, जिनका साझा राष्ट्रीय चरित्र था। ग्रीस, सर्बिया, बुल्गारिया और पोलैंड की तरह अन्य देश ओटोमन और रूसी साम्राज्यों के खिलाफ विद्रोह के माध्यम से उभरे। यानी जो ग्रीस, सर्बिया और बुल्गारिया और ये सब देश थे जो रूसी साम्राज्यों के खिलाफ विद्रोह के आंदोलन किए। रोमानिया एक अपवाद है जिसे 1859 ईस्वी में मोल्डावियन और बैलेचियन रियासतों के विलय से बनाया गया था और 1878 ईस्वी में ओटोमन साम्राज्य की स्वतंत्रता प्राप्त की थी। मैंने जो 1878 ईस्वी में था ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। और चलिए आगे चलते हैं और क्या क्या हुआ था। अब हम लोग चलते हैं आगे जानिए। जो
यूरोप में राष्ट्रवाद जो हुआ था उसको बढ़ावा देने के कारक क्या था? मैंने कुछ ऐसे भी कारक थे कि जो बढ़ावा दिया। जैसे एक होता है कि कोई चीज़ लड़ाई होता है तो शांत किया जाता है, लेकिन उस समय नहीं था। यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था अन्य देशों और राजनीतिज्ञों के कारण। तो बढ़ावा के क्या कारण था? तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले कारक क्या थे? तो आप आंसर दे सकते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले कई कारक थे, इनमें से कुछ निम्नलिखित कारण में से। जैसे समानता व्यवस्था में राष्ट्रवाद के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा थी। पहला कारक हो गया मध्य युग में चर्च प्रभावशाली था और पूरे विश्व पर उसका नियंत्रण था। तीसरा कारण हम लोग का हो सकता है कई संघर्षों ने आम जनताओं देशभक्ति की भावना भी जगाई। मैंने फिर अगला है विदेशी शासकों के अक्सर अपनी प्रजा पर अत्याचार करने का निर्णय लिया, जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जैसे कि विदेशी शासक जैसे मेटरनी के सब वगैरह था, ये सब निरंकुशवाद शासक था जो जनता पर बहुत अत्याचार करता था, अपने मन का था वो, उससे राष्ट्रवाद के उदय में बढ़ावा हुआ। अगला हम लोग का है प्रतिक्रियाओं ने अन्याय और अन्यायी राजाओं के मनमाने शासन के बारे में राष्ट्रवादी भावना को आगे बढ़ा। देखो जो मेटरनिक वगैरह ये सब था निरंकुशवाद शासक था, वैसे कई और शासक थे जो अन्याय राजाओं मैंने जो निर्दयी थे, उनके मनमाने मैंने अपने ढंग से चलाने के लिए अपने ढंग से चलाना चाहते थे, उसी कारण और राष्ट्रवाद में भावना बढ़ी, राष्ट्रवाद के उदय में चिंगारी उत्पन्न करने का कार्य किया। और अगला कारण हम लोग का मैकियावेली, मिल स्मिथ और गैरिबाल्डी जैसे प्रसिद्ध कवियों, राजनेताओं और दार्शनिकों ने जनता की राजनीतिक जागरूकता और राष्ट्रीय गौरव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गैरिबाल्डी जो थे वो एक नाविक थे, पेशे से नाविक भी थे, और प्रसिद्ध कवियों मैंने राजनेताओं, अलग अलग नेताओं कवियों द्वारा दार्शनिक जनता में राजनीतिक में जागरूकता लाने का काम किया और राष्ट्रीय गौरव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये सब जो था, सब पहले ऐसा ही होता था, जैसे गठन किसी चीज नियम लागू होता था तो इस तरह का होता था। आगे चलते हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकला जब यूरोप में राष्ट्रवाद हो गया? तो इसका निष्कर्ष क्या निकला ये हम लोग जानेंगे। निष्कर्ष में आता है 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना ने देशों को मौलिक रूप से बदल दिया। जो 19वीं सदी में यूरोप का राष्ट्रवाद उदय पूर्ण तरीके से हो चुका था, तो होने की वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को देशों पूरा कैरेक्टर ही चेंज कर दिया। उस राष्ट्रवाद के उदय ने पूरा बदल दिया, जिसका देखिए प्रभाव किस चीज़ पर पड़ा वो देखते हैं। जिससे राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। मैंने राजनीतिक में भी परिवर्तन हुआ, समाज में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए वो राष्ट्रवाद उदय के कारण। 19वीं शताब्दी तक यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से पहले 19वीं सदी तक यूरोप में राष्ट्रवाद उदय से पहले कोई अलग राष्ट्र नहीं था। मैंने जब 19वीं शताब्दी में पूर्ण राष्ट्रवाद तो हुआ था, लेकिन जब 19वीं शताब्दी चल रहा था पूर्ण राष्ट्रवाद उस समय नहीं हुआ था, तो सब अलग अलग राज्य नहीं थे, जैसे कि सब एक ही राष्ट्र थे। लेकिन जब 19वीं शताब्दी पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पूर्ण रूप से हो गया तो सब राज्य अलग अलग हो गए, छोटे छोटे हिस्सों में बट गए। वही राष्ट्र राज्य की अवधारणा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का आधुनिक परिणाम है। उसी कारण अगला है 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में राष्ट्र एकता के विचार उदारवाद की विचारधाराओं से दृढ़ता से जुड़े थे। हो गया 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा, ऐसी शक्ति के रूप में उभरा जिसने यूरोप की राजनीतिक और बहुत ही दुनिया में व्यापक बदलाव लाए। बहुत सारे ऐसे त्रुटियां भी थी, उसमें भी बदलाव हुआ, कुछ और मतभेद भी उत्पन्न हुआ। इस कारण यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा भी दिया गया था। और कुछ पॉइंट है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। एक सेकंड।
न्यू पेज पे चलते हैं और मैं आप लोग को कुछ पॉइंट है वो मैं दिखाऊंगा। जैसे कि देखिए ये है एक, ये सब ग्रेवाल्डी का चित्र। ग्रेवाल्डी सार्डियन पिडमोंट के राजा विक्टर एनिमल टू को इटली नामक जो विक्टर एनिमल टू थे, इटली नामक बूट जूता पहनने में मदद करते हुए 1859 अंग्रेज व्यंग्य चित्र। ये है। अगला चलते हैं, अगला एक और है, मैंने किस किस चीज़ का है। देखिए पहले का यूरोप का नक्शा, ये देखें, ये यूरोप का नक्शा पहले का जो था, यूरोप का नक्शा यही है। इसमें तो क्लियर कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट पहले ऐसा ही नक्शा चलता था। अब तो बहुत सारे चेंज हो गया। देखिए इसमें सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्रता का बैनर दिखाई देती है। ऊपर देखिए ये सब है जो फ्रीडम है, जहाँ पे लिखा हुआ फ्रीडम वही सब लिखा हुआ। ब्रिटिश राष्ट्र का एक प्रतीक विजभाव के साथ भूमंडल के ऊपर बैठा है। मैंने इस नक्शा को कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में लिखा है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग का है, ये देखिए व्यंग्य चित्र है। जर्मन राइक्सटैग संसद में ऑटो वन बिस्मार्क फिगारो से वियना 5 मार्च 1870 ईस्वी में हुआ था। देखिए व्यंग्य चित्र, यही है बिस्मार्क। अगला है कुछ इस शॉर्ट में मैंने आपको इसको समझाने का ट्राई किया है। ये देखिए इसमें थोड़ा बॉक्स, देखिए बॉक्स 3 की तरह। देखिए जर्मनियों के गुणों को पहचानने और तस्वीर की प्रतिमात्मक के अर्थ की व्याख्या करें। 1836 में एक पुरानी रूपात्मक तस्वीर में बेहद काइसर के मुकुट के उस जगह चित्रित किया गया जहां अब उन्होंने टूटी हुई बोड़ियां दिखाई है। यहाँ पे देखिए, इधर देखिए ऊपर, ये सब है जो पहले से ये सब होता था, अब तो नहीं ये सब होता है, बट और बहुत सारे ये सब थे। देखिए ये सब थे, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, ये थे, लेडीज थी, ये राइन नदी पर पहरा देने का कार्य करती थी। 1860 ईस्वी में लॉरेंस क्लासन ने यह चित्र बनाने का काम सौंपा गया। जर्मनिया का तलवार पर खुदा हुआ जर्मन तलवार जर्मन राय की रक्षा करती थी। एक महिला औरत थी। और अगला है हम लोग का, बहुत सारे ऐसे चित्र हैं। देखिए ये सब जर्मनी का एकीकरण जब हुआ था उस समय का, जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ये उस समय का है। पार्ट 1, पार्ट 2 में आपको जर्मनी के एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये सब बताया जाएगा। ये तो पार्ट 1 था। यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था, क्या निष्कर्ष निकला, उसके बारे में बताया गया। देखिए जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था, कैसे हुआ था, ये देख लीजिए। ये था जर्मनी का एकीकरण वाला। और ये देखिए ये सब पुराने, जैसे देखिए पहले राजा महाराजा ऐसे हुआ था, राजा विलियम थे। देखिए राजा विलियम के दरबार में जनता को ऐसे किया जाता था, सब था। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो पसंद आया होगा तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है।